गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन यूरिया के एक सह उत्पाद जिसे बोलते हैं अपन बाईयूरेट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपन यूरिया के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बच्चों बाईयूरेट। बाईयूरेट देखो बच्चों, बाईयूरेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो जब यूरिया का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान यदि तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय जो यूरिया होता है उसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और यूरिया के दो अणु के आपस में जुड़ने के कारण जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे अपन बोलते हैं बाईयूरेट। अर्थात यूरिया के जुड़े हुए दो अणुओं को ही हम बाईयूरेट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके कारण की बात करते हैं कि ये बनता क्यों है। तो यहाँ अपन नोट करते हैं कि यूरिया के निर्माण के दौरान ताप अधिक हो जाने पर यूरिया के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं जिससे बाईयूरेट का निर्माण हो जाता है। यूरिया के निर्माण के दौरान जब ताप अधिक हो जाता है तो तापमान अधिक होने के कारण यूरिया के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और यूरिया के दो अणुओं के आपस में जुड़ने के कारण ही बाईयूरेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ अपन एक रिएक्शन के माध्यम से देखें तो देखो बच्चों, यह आपके है, क्या है, ये यूरिया है। इस यूरिया का जब निर्माण हो रहा होता है और उस दौरान जो तापमान अधिक हो जाता है तो यह आपके यूरिया जो है NH2CONH2 ये आपके बन जाते हैं बच्चों बाईयूरेट। और साथ ही में अमोनिया जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाती है, अमोनिया के एक अणु बाहर निकल जाता है और ये आपके बाईयूरेट बन जाता है और ये है यूरिया। तो यूरिया के दो अणु के जुड़ने के परिणाम स्वरूप बाईयूरेट का निर्माण होता है और यह जो प्रक्रिया होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है। निस्तापन अपन उसको बोलते हैं। निस्तापन की प्रक्रिया में उसको गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, तो बच्चों बाईयूरेट का निर्माण हो जाता है। अब बच्चों अपने को ये देखना है कि जब यूरिया का निर्माण हो रहा होता है तो उसी के साथ अर्थात उसी यूरिया के सहोत्पाद के रूप में बाईयूरेट का निर्माण हो जाता है और ये जो बाईयूरेट होता है ये एक तरीके से कुल यूरिया के निर्माण का 1.5% हो सकता है। यूरिया का जो निर्माण होता है उसका 1.5% तक उसके अंदर बाईयूरेट बन सकता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बाईयूरेट जो होता है वो पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि यदि 1.5% से ज़्यादा मात्रा में बाईयूरेट का निर्माण हो जाता है और यूरिया के साथ यदि वो पौधों में प्रयोग कर लिया जाता है, फसलों में प्रयोग कर लिया जाता है, तो बीजों के अंकुरण की जो क्षमता होती है, पौधों के वृद्धि करने की जो क्षमता होती है, उस पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, उस पर विषैला प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यूरिया के साथ इसकी न्यूनतम मात्रा, यूरिया के साथ इसकी न्यूनतम मात्रा 1.5% होती है। यदि
इससे अधिक बाईयूरेट बन जाता है तो पौधों अर्थात बीजों के अंकुरण व पादपों की वृद्धि पर विषैला प्रभाव पड़ता है। पादपों की वृद्धि जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, बीजों का जो अंकुरण होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा देखने में आता है बाईयूरेट के कारण। इसी के साथ यदि पौधों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है यूरिया का और उसके अंदर यदि आपके बाईयूरेट की मात्रा अधिक होती है तो वो पादपों के लिए नुकसानदायक हो जाती है। खड़ी फसल में इसका छिड़काव नुकसानदायक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों फसलों पर प्रभाव के बारे में कि जो यूरिया होता है उस यूरिया का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर हम यूरिया का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरिया का फसलों पर प्रभाव। यूरिया का फसलों पर प्रभाव अपने को देखना है कि फसलों पर क्या क्या प्रभाव यूरिया का पड़ता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूरिया का उपयोग मृदा के अंदर डायरेक्ट भी किया जा सकता है और खड़ी फसल के साथ भी यूरिया का प्रयोग पौधों में किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार से यूरिया का उपयोग पौधों के अंदर होता है। पहला अपन लिखते हैं मृदा में या खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। मृदा में या फिर खड़ी फसल के अंदर यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों इसका प्रयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है। यूरिया का प्रयोग खेती के अंदर कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पत्तियों में छिड़काव के रूप में अर्थात खड़ी फसल के अंदर डायरेक्ट हम इसको पत्तियों पर अगर छिड़कते हैं तो ये सबसे प्रभावी तरीका होता है यूरिया के प्रयोग का। तो आपको सबसे पहले यहाँ नोट करना है कि कीटनाशकों के साथ भी यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही फसलों में पत्तियों पर छिड़ककर प्रयोग प्रभावशाली होता है। अर्थात इस टेक्निक से यदि यूरिया का उपयोग होता है फसलों के ऊपर पत्तियों के ऊपर यदि अपन यूरिया का छिड़काव कर देते हैं तो ये जो तकनीकी है वो प्रभावी तकनीकी होती है। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखने की बात है कि यूरिया का प्रयोग करते समय उसके दो भाग कर लिए जाने चाहिए। एक भाग जब अपन फसल उगाते हैं, फसल को उगाते समय उसको बोते समय
बीजों के साथ मिलाकर मृदा में प्रयोग कर लेना चाहिए आधे भाग का, और जो आधा भाग है उसके 2 भाग करके 1 भाग का उपयोग कर सकते हैं हम जब फसलें वृद्धि कर रही होती हैं, और दूसरा जब उसके अंदर फूल और पत्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं, अर्थात फूल आने की स्थिति के अंदर उसके शेष आधे भाग का आधा भाग प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आधा भाग बीज बोते समय तथा शेष का आधा भाग पौधों की वृद्धि एवं शेष बचा भाग फूल आने पर फसलों में देना चाहिए। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि 50% यूरिया जो है वो बीज के साथ दे देना चाहिए, 25% यूरिया जो बच रहा है कुल यूरिया का वो आपको पौधे वृद्धि करें उस दौरान पौधों की वृद्धि के साथ, और बचे हुए 25% भाग पौधों पर जब क्या आए पौधों पर फूल आने पर। इस प्रकार से आप जो यूरिया है उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय में कर सकते हैं। ये 50% बीज के साथ। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिया होता है उसका उपयोग सभी फसलों के अंदर प्रभावी और लाभदायक होता है। सामान्यतः सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी फसलों में इसका प्रयोग प्रभावकारी व लाभदायक होता है। सभी फसलों के अंदर इसका जो प्रयोग होता है बच्चों वो प्रभावकारी होता है और साथ ही में वो लाभदायक भी होता है। शुष्क खेती की फसलों के अंदर सामान्यतः पर्णीय छिड़काव के द्वारा नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो देना आसान और लाभदायक होता है। जिनके अंदर फसलें के अंदर शुष्क फसलें होती हैं, पानी की मात्रा उनको कम आवश्यक होती है, उसमें पर्णीय छिड़काव के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों यदि यूरिया के अंदर 2% से अधिक, कहने का मतलब 1.5% न्यूनतम मात्रा है, लेकिन फिर भी 2% से अधिक यदि बायूरेट पाया जाता है तो ऐसा जो यूरिया होता है वो फसलों के लिए लाभदायक न होकर नुकसानदायक हो जाता है। ध्यान रखने की बात है कि 2% से अधिक बायूरेट युक्त यूरिया हानिकारक होता है। 2% से अधिक मात्रा में यदि आपके यूरिया पाया जाता है यूरिया में बायूरेट पाया जाता है तो यह हानिकारक होता है। इसी के साथ शुष्क फसलों में इसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव द्वारा किया जाना चाहिए। पर्णीय छिड़काव के द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों सामान्यतः जो यूरिया होता है उसके ऊपर आजकल गंधक या फिर नीम की खली या जो लाख होती है उसको कोटेड कर दिया जाता है। अर्थात नीम कोटेड जो यूरिया होता है, गंधक कोटेड या लाख कोटेड जो यूरिया होता है उसका उपयोग आजकल ज़्यादा होने लग गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से जो यूरिया होता है वो मृदा के अंदर शीघ्रता से नहीं घुलता है, कुछ समय तक वो मृदा में पड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फसलें होती हैं उनको लंबे समय तक धीरे धीरे यूरिया की पूर्ति होती
रहती है, ऐसा देखने में आता है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि आजकल नीम कोटेड या गंधक या लाख कोटेड यूरिया प्रयोग किया जाने लगा है। ये यूरिया मृदा में आसानी से नहीं घुलता है, जिससे फसलों को लंबे समय तक यूरिया की पूर्ति होती रहती है। यूरिया की जो पूर्ति होती है वो फसलों को लंबे समय तक होती रहती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इससे आगे दूसरे प्रकार के जो यूरिया है उर्वरक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके अगला जो उर्वरक है उसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपके अगला उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं और इसे साधारणतः CAN कैन खाद के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं किसान खाद। किसान खाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कैन या किसान खाद भी कहते हैं। सबसे पहले अपन नोट करते हैं इसे कैन या किसान खाद भी कहते हैं। कैन खाद और किसान खाद के नाम से इसको जाना जाता है। देखो बच्चों इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट दो यौगिक संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट व कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कैन खाद के अंदर बच्चों इसका जो संगठन होता है उसमें आपको ध्यान रखना है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो दोनों संयुक्त रूप के अंदर पाए जाते हैं। इसके उत्पादन की यदि हम बात करें तो पंजाब में जो नांगल है उस जगह पर इसका उत्पादन होता है। संगठन की यहाँ अपन इसकी बात कर लेते हैं कि कैन खाद का संगठन क्या होता है। संगठन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि बच्चों भारत सरकार ने 1957 के अंदर एक रासायनिक उर्वरक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत ही इसके रासायनिक संगठन का भी निर्धारण किया गया था। इसके संगठन की यदि हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर नमी की मात्रा अधिकतम 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात नमी की जो मात्रा होनी चाहिए वो नमी 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं।
कैन खाद के अंदर कभी भी 1% से अधिक मात्रा में नमी नहीं होनी चाहिए, उससे कम मात्रा के अंदर उसमें नमी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों अमोनिकल नाइट्रेट जो होती है उसकी न्यूनतम मात्रा 25% होना आवश्यक है। अमोनिकल नाइट्रोजन जो होती है उसकी 25% न्यूनतम मात्रा होना आवश्यक है। इससे कम मात्रा में यदि नाइट्रोजन है तो ये खाद किसी भी प्रकार से कैटेगरी के अनुसार नहीं होगा, गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। अमोनियम नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, अमोनियम नाइट्रोजन 12.5% होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रोजन जो होना चाहिए, अमोनियम नाइट्रोजन 12.5% न्यूनतम होना चाहिए। इससे कम मात्रा के अंदर यदि आपके क्या उपस्थित होता है, इससे कम मात्रा में यदि आपके क्या उपस्थित होता है, नाइट्रोजन जो होता है, अमोनिकल नाइट्रोजन होता है, तो ये किसी प्रकार का उपयोगी नहीं होता है। देखो बच्चों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5% हो सकती है। इसके अंदर नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5% न्यूनतम हो सकती है। 12.5% से कम मात्रा के अंदर इसके अंदर नाइट्रोजन जो नाइट्रेट है वो नहीं होनी चाहिए। ये सामान्यतः इसके संगठन की बात हो गई। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कैन खाद के गुणों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।